हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिसम एडू अ प्रीमियम कोचिंग सेंटर। तो आज हम यहाँ पे जो हम वाक्य लिखते हैं, जो हम कविताएं लिखते हैं और जो हम कहानी लिखते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या आ जाता है पूर्ण विराम, कि उसमें हम कहाँ विराम दें, कहाँ कॉमा दें, कहाँ पूर्ण चिन्ह लगेगा। तो ये सब के बारे में मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। मैं ये लेकर आई हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कहाँ पे कॉमा लगेगा, कहाँ पे विराम लगेगा, तो वो कहीं और पे डाल देता है। तो इसीलिए ये सोचकर मैं ये वीडियो लाई हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। तो आप एंड तक देखिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आ जाता है विराम चिन्ह, यानी कि पंक्चुएशन मार्क, यानी कि विराम चिन्ह। तो ये मतलब ये पूरा विश्लेषण का ये मेन मुद्दा है कि विराम चिन्ह कि चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है। तो देखिए कि विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव, यानी कि रुकना। ठीक है, यानी कि रुकना। तो विराम का शाब्दिक अर्थ यानी कि विराम का अर्थ होता है रुकना, यानी कि रुक जाओ। ठीक है, तो ठहराव की आवश्यकता हर आदमी या हर चीज को है। समझ में आ रहा है? ठहराव की आवश्यकता हर आदमी हर चीज को है। लेखक जब लिखना शुरू करता है तो उसे भी कुछ ठहराव या आराम की जरूरत पड़ती है। मजदूर भी काम करते हैं तो करते करते विराम या आराम की जरूरत पड़ती है। तो ये विराम चिन्ह इसी के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आप देखिए, तो ये समझ लीजिएगा कि विराम चिन्ह किसके लिए प्रयुक्त होता है। अब हम देखते हैं हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, यानी कि हमारे हिंदी में विराम चिन्ह कितने होते हैं, कितने प्रकार हैं और क्या क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, किन किन चीज़ों में लगता है, किन किन चीज़ों में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो आप यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ भी समझाऊंगी। तो सबसे पहले पूर्ण विराम आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है पूर्ण विराम। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फुल स्टॉप, अगर हिंदी में आ जाए तो पूर्ण विराम। ठीक है, समझ में आया? तो ये, और दूसरा है अल्प विराम, यानी कि कॉमा। इंग्लिश में आप लोग इसको कॉमा बोलते हो और हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अल्प विराम। तो ये कॉमा। और तीसरा आ जाता है योजक चिन्ह, यानी कि हाइपेन, यानी कि माइनस। ठीक है, और प्रश्नवाचक चिन्ह जो कि आपको पता ही है। ठीक है, इंटरगेशन, और उसके बाद विस्मयदिबोधक चिन्ह, यानी कि सिंग ऑफ एक्सक्लेमेशन, यानी कि ये। और दूसरा उद्धरण चिन्ह, यानी कि उदाहरण। यहाँ पे एकदम कम है उदाहरण चिन्ह, मैं लिख के बता देती हूँ। उदाहरण चिन्ह तो इन्वर्टेड कॉमा, मतलब हम लोग जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं वही है उदाहरण चिन्ह। कि लिखते लिखते जब कोई इंपॉर्टेंट नाम आ जाए उदाहरण के तौर पर, तो वहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। यानी कि मान लीजिए अगर मैं राम के बारे में बात कर रही हूँ, मैं किसी मंदिर के बारे में बात कर रही हूँ, मैं एक स्टोरी लिख रही हूँ, मैं एक कहानी बता रही हूँ, कहानी लिख रही हूँ, और उस कहानी में मैं बार बार राम मंदिर का प्रयोग कर रही हूँ कि वो राम मंदिर के ऊपर है। तो जब जब मैं राम मंदिर लिखूंगी, जब मैं यहाँ पे राम मंदिर लिखूंगी, एक मिनट, ये जब मैं यहाँ पे राम मंदिर लिखूंगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉमा का इस्तेमाल करूँगी, ये इन्वर्टेड कॉमा, यानी कि उदाहरण चिन्ह। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हैं, हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं। और क्या क्या है, हिंदी में 6 प्रकार के हैं। तो इसका हम लोग देख लेते हैं कि ये कैसे इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले आ जाता है आपका पूर्ण विराम। ठीक है, पहला आपका आ जाता है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह रुक जाना या ठहर जाना, यानी कि पूर्ण विराम, यानी कि कोई कहानी आप लिख रहे हैं तो, या फिर कोई कविता लिख रहे हैं, तो जब पूरा खत्म हो जाए उसके बाद कौन सा चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम लगता है, यानी कि फुल स्टॉप। ठीक है, तो पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुक जाना, ठहर जाना, रुकना और ठहरना। यदि वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले या विचार का तार एकदम टूट जाए तो वहाँ पूर्ण विराम की आवश्यकता होती है। जैसे वह दौड़ता है, ये यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मतलब कोई भी स्टोरी हो, कहानी हो, वाक्य हो, कुछ भी हो, जब वो पूरा ख़त्म हो जाता है, अंत आ जाता है कि उसके बाद अब नहीं होगा, वहीं तक हमको चाहिए, तो वहीं पे पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप का चिन्ह लगता है। ठीक है, जैसे
वह दौड़ता है, राम खेलता है, तुम जा रहे हो, मैं पढ़ रहा हूँ। हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम अल्प विराम यानी कि कॉमा। इसको हम हिंदी में अल्प विराम बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो अल्प विराम सीधा सा है कि अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव, यानी कि कुछ लिखने के बाद जब हम कुछ और लिखना पड़ता है उससे रिलेटेड तो हम वहाँ पे कॉमा दे देते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए यहाँ पे मैं कोई मुद्दे के बारे में बात कर रही हूँ तो वहाँ पे मुझे 3-4 उस मुद्दे के ऊपर लाइनें बोलनी है, तो मैंने एक लाइन बोला, वहाँ पे मैंने कॉमा दे दिया, या एक वाक्य लिखकर मैंने कॉमा दिया, दूसरा वाक्य लिखने के बाद मैंने कॉमा दिया, फिर जब ये तीसरा यहाँ पे लिखूँगी फिर कॉमा होगा, आखिरी तक यहाँ पे कॉमा होता है। ठीक है, तो अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ा ठहराव, यानी कि अल्प विराम के प्रयोग की निम्नलिखित स्थितियां होती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठहराव होता है। अब दूसरा देखते हैं योजक चिन्ह यानी कि हाइपेन। तो ये देख लीजिए कि यदि किसी वाक्य को, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप लोग इसको लिख लीजिए, समझने के लिए ठीक है, लेकिन लिखा रहेगा तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपके जहन में रहेगा और आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा योजक चिन्ह यानी हाइपेन देखते हैं कि यदि किसी वाक्य को लिखते समय पंक्ति के अंत में, किसी वाक्य को या कहानी को लिखते समय, ठीक है, पंक्ति के अंत में भाव स्पष्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो हम लिखना चाहते हैं वो क्लियर नहीं है, पूरी तरीके से हम लोग क्लियर करके नहीं लिख रहे हैं, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि ये माइनस हाइपेन का चिन्ह होता है। तो इस भाव स्पष्ट नहीं हो तो योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देख लीजिए, राम यानी तुम बड़े भले हो, राम यानी, तो यहाँ पे रोचक चिन्ह यहाँ पे हाइपेन इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि राम के बाद भी कुछ आता है यानी, तो राम यानी कि राम से लेकर हम लोग बात बोल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे हाइपेन का प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, राम यानी तुम बड़े भले हो। अच्छा, दूसरा नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। दूसरा देखिए, युग्म या सहचर शब्दों के साथ, युग्म या सहचर शब्दों के साथ योजक का प्रयोग होता है। जैसे खाना पीना, मतलब देखिए ये सुनने में आपको थोड़ा कठिन लगता होगा कि युग्म और सहचर, लेकिन जब आप इसको पढ़ते हो, जो दो कुछ भी नाम साथ साथ रहता है, जैसे कि साथ साथ, ये वर्ड आप जहाँ भी देखते हो कविता में, कहानी में, तो ये साथ साथ के बीच में क्या रहता है, हाइपेन चिन्ह रहता है, यानी कि माइनस का चिन्ह, जिसको योजक चिन्ह बोलते हैं। तो वैसे ही देखिए, जैसे कि जैसे यहाँ पे जैसे खाना पीना, ये ऐसे वाक्य में भी इस्तेमाल होता है, और दूसरा ये ऐसे शब्दों में भी सहचर, युग्म या सहचर शब्दों के साथ योजक का प्रयोग होता है। जैसे खाना पीना, इसके साथ जो हाइपेन इस्तेमाल हुआ है योजक चिन्ह, तो ये युग्म और सहचर शब्दों के साथ क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे कि खाना पीना, सोना जागना, आना जाना, दाल भात और भोग विलास, तो इस तरीके से जो दो शब्द आते हैं उसके साथ हाइपेन यानी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक से ही आपको पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि क्वेश्चन का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है, जहाँ पे प्रश्न किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति में होता है, जहाँ पर प्रश्न किए जाए या पूछे जाने का बोध हो। जैसे कहाँ जा रहे हो, क्या आप कोलकाता से आ रहे हो, मतलब कुछ भी जो पूछे जाए। ठीक है, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क का चिन्ह होता है। आप शायद दिल्ली आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, आप शायद सो रहे हो, इस तरीके से। ठीक है, और तीसरा है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। और उसके बाद चौथा जो है वो है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये इसके साथ आ गया था, ये आप लोग छोड़िए, ये इसी का है, इसी का पार्ट है, गलती से वहाँ पे चला गया है, तो ये इसी का है। ठीक है, ये इतना दूर ही आता है, ये इसी का ही है। तो आप लोग देखिए कि विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि ये, ठीक है, तो इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, घृणा, देखिए इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, घृणा, शोक, भय, विस्मय इत्यादि भाव प्रकट करने के लिए किए जाते हैं। मतलब जहाँ पे भाव आता है वहाँ पे क्या लग जाता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ठीक है, जहाँ पे भाव प्रकट हो।
ठीक है। तो इसका प्रयोग हर्ष, विषाद, घृणा, शोक, भय, विस्मय इत्यादि भाव प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ पे भाव प्रकट हो, विस्मय हो, प्रकट करने के लिए होता है। जैसे वाह, ठीक है, वाह मतलब भाव प्रकट करते हैं ना कि वाह, कुछ भी बात हम लोग बोलते हैं या किसी का कुछ कर रहे, कुछ देखकर हम लोग बोले वाह कितना सुंदर है, तो जहाँ पे वाह आ गया तो वो भाव प्रकट हो गया, तो वहाँ पे विस्मय आदि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि वाह, तुमने तो बाजी मार ली, तो वाह आ गया ना, तो ये विस्मय आदि बोधक हो गया। ठीक है, तो इसको भी समझ लीजिएगा। लास्ट आ जाता है उदाहरण चिन्ह, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। समझ में आ गया? तो जब इसको हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं और हिंदी में उदाहरण चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, जो कि मेन नाम हो वहाँ पे मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे कि मान लीजिए मैं राम मंदिर के ऊपर कोई स्टोरी लिख रही हूँ कुछ भी, तो जहाँ पे वो राम मंदिर इम्पोर्टेंट है तो लिखते समय जब जब राम मंदिर आएगा, ठीक है, अगर मैं राम मंदिर के ऊपर कहानी लिख रही हूँ तो लिखते समय जब जब राम मंदिर का प्रयोग होगा तो वहाँ पे क्या लगेगा? उदाहरण चिन्ह, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, रुकिए मैं आपको अच्छे से बताती हूँ कि कहानी लिखते समय, राम मंदिर के ऊपर लिखते समय जब जब राम मंदिर का प्रयोग हो या राम मंदिर के बारे में मैं लिख रही हूँ, तो लिखते समय बार बार राम मंदिर ही मुझे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या मुझे लगाना पड़ेगा? उदाहरण चिन्ह, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसका प्रयोग होता है। जहाँ किसी पुस्तक से किसी वाक्य या अवतरण को ज्यों के त्यों लिखा जाए, वहाँ दोहरे उदाहरण चिन्ह, या जहाँ किसी की उक्ति हो हूबहू जैसे ये देखिए लिखा जाए, वहाँ इकहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि देखिए, सत्य बोलना जीवन की कसौटी है, राम ने कहा कि मैं पटना जाऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। मैंने स्टोरी के बारे में इसलिए बताया क्योंकि वहाँ पे भी प्रयोग होता है। और जब कोई जब आप वाक्य बोलते हो, ठीक है, तो उस वाक्य में भी इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे सत्य बोलना जीवन की कसौटी है, तो ऐसे मतलब ऐसे ज्यों के त्यों जो वाक्य होते हैं, उसी वाक्य में या किसी पुस्तक के ऊपर ऐसे ही वाक्य में उद्धरण चिन्ह यानी कि इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे लिखा जाए, वहाँ इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। जैसे सत्य बोलना जीवन की कसौटी है, राम ने कहा कि मैं पटना जाऊँगा। इसी तरीके से इन्वर्टेड कॉमा यानी उदाहरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी के चलते बहुत बार गलती हो जाती है। हम लोग इन्वर्टेड कॉमा कहीं कहीं पे डाल देते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ये भी हम लोग अगर नहीं भी डालना चाहिए, फिर भी कोई स्टूडेंट लिख के आ जाता है, तो इसका मतलब उसको पता नहीं है। लेकिन जिसको पता है वो जानता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आपने जो लिख के आया होगा वो कहीं ना कहीं आपका गलत हो जाएगा, फिर मार्क्स कट जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखिएगा और ये बहुत ज़रूरी है। ये आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा। फिर आपको ज़्यादा ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है, बस जानने के लिए मैंने दिया है, तो पढ़ के समझ लीजिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।